Okay, so this is the uniqueness we discussed. I think that is clear. Why are we discussing? Let's go to the next thing. Okay, what is the next thing in this business model? So I will show you that on presentation also. Lesson 5 में क्या है और आपको PDF फाइल्स भी मिल जाएंगी, ठीक है ना? तो जैसे डिफाइन फेज खत्म होगा वो सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा. So उसके डोंट वरी, बट आप फिर भी नोट डाउन करो. आप ऐसे मानो आपको ट्रेनिंग मटेरियल नहीं मिल रहा है क्योंकि अपना लिखा हुआ था ज्यादा. हाँ, क्योंकि वो सब में जो है सब मिल जाएगा आपको. लेकिन ऐसा नहीं कि आपने यार सब कुछ तो मिल ही जाएगा. तो इसलिए मैं कुछ लिख के नहीं दे रहा हूँ. आप ये सोचो देयर इज एन अर्जेंसी टू राइट, और आपको जो लगता है वो लिख लो आप. फिर वो स्लाइड्स को नोट डाउन करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो स्लाइड का सारा मटेरियल आपको. इज इट फाइन? मैं आपको पहले से बता देता हूँ, डोंट वरी. सो लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस मॉडल. ये बहुत सेक्शन में इंपॉर्टेंट है. बिजनेस मॉडल क्या होता है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. अगर मैं कहूँ कि मैं एक 6 सिग्मा में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस इश्यू बिजनेस कंसर्न को सॉल्व कर रहा हूँ, तो जनरली क्या होता है हमारे पास कुछ फिक्स होते हैं कि डिफेक्ट को जीरो करो, स्क्रैप नहीं होना चाहिए, रीवर्क पे काम करो, कस्टमर कंप्लेंट पे काम करो, है ना, इन्वेंटरी पे काम करो, या फिर व्हाट एल्स वी कैन से. There are certain issues we have identified. ठीक है ना. अब ये हमारा या ब्रेकडाउन पे काम करो, ब्रेकडाउन, इस तरह के बड़े नोन से इश्यूज होते हैं, करेक्ट. बट आई एम टेलिंग यू बहुत सारी कंपनी में ये प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन 6 सिग्मा वहां भी इम्प्लीमेंट करते हैं. तो 6 सिग्मा मतलब क्या होता है उसको बिजनेस मॉडल से समझते हैं. अब जैसे मैं स्टील इंडस्ट्री में गया तो हमें आदत थी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री क्यों सर. तो हमने बोला आपका डिफेक्ट क्या है स्टील में, कह रहा 0. स्क्रैप क्या है 0. इन्वेंटरी जो है लोग तो मांग रहे हैं दो प्रॉब्लम है, डिमांड में है. स्टील तो डिमांड में है, कम हो जाएगी, बट और सेलिंग केक की तरह. कस्टमर कंप्लेंट 0. हाँ, कस्टमर कंप्लेंट 0 मांग रहे हैं. तो ऐसा लगता है कि जैसे वो वर्ल्ड क्लास कंपनी हो गई. बट क्या है हम वो इंडिकेटर नहीं पूछे जो उसके बिजनेस के लिए क्रिटिकल है. हमने एक अंदाजा लगाया हुआ कि यही प्रॉब्लम्स होती हैं बिजनेस में. 3-4 इंडिकेटर पकड़े हुए. ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है. इज इट करेक्ट? यस सर. अब उनकी प्रॉब्लम्स अलग है. पता क्या है, जैसे अगर उनका कोई भी ग्रेड बन गया स्टील का, ग्रेड ए बना, ए की जगह बी बन गया, सी, कोई भी ग्रेड बना, हर ग्रेड सेलेबल है. तो वहां स्क्रैप होते ही. सर आपको ए प्रोडक्ट बनाना था, बी बन गया, बी बिकेगा. समझ लो ना. अच्छा, जब ए का बी भी बिकेगा तो स्क्रैप क्या होगा 0. रीवर्क क्या होगा 0. कस्टमर कंप्लेंट 0. बी खरीदा, बी ग्रेड लिया, जो ग्रेड बोला वो बेचा. तो मैं ऑटोमोटिव थॉट प्रोसेस से वहां गया तो वहां लग रहा है 6 सिग्मा तो वर्ल्ड क्लास कंपनी. यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि मैंने उनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से 6 सिग्मा को असेस नहीं किया. करेक्ट. अब तो इससे पहले सब 6 सिग्मा इंप्लीमेंट करने से पहले क्या पता होना चाहिए बिजनेस मॉडल. व्हाट इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल? बिजनेस मॉडल इज कॉल्ड एक कंपनी कैसे अपना रेवेन्यू अर्न करती है, कैसे अपने लॉसेस अकाउंट करती है, कहां उसको नुकसान होता है, उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसके लिए क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है. जब तक मुझे ये उसका अपना मॉडल नहीं पता होगा, वो कैसे कमाता है, वो कैसे बिजनेस लूज करता है, उसका शेयर ऑफ बिजनेस किस पैरामीटर पे डिपेंड है, उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस चीज पे डिपेंडेंट है, और मैं 6 सिग्मा इंप्लीमेंट करने चला गया तो मेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा. ऐसे में बहुत सारी इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, एक फील लाने के लिए कि एकदम से शुरू मत हो जाना. इसके लिए कुछ डेटा बिजनेस इम्पैक्ट थोड़ा सा ये डिफाइन फेज में काम आएगा आगे चल. अभी डिफाइन शुरू नहीं होगा. मैं कहा 5-4 इसके बाद 4 दिन और थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे.
तो इतना आपको टाइम मुझे देना पड़ेगा टू कम टू ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम डिफाइन से शुरू करें। इज इट ओके? डीमैट बेसिकली। तो ये मैं अच्छा जो भी मैं बोलूंगा वो कुछ हमें एग्जांपल प्रैक्टिकल केसेस से ही समझना पड़ेगा, अदरवाइज सो मैं आपको बताता हूँ स्टील वालों का प्रॉब्लम क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर स्टील इंडस्ट्री को ग्रुप करना है तो बिना उसके बिजनेस मॉडल समझ के नहीं है, ठीक है ना? प्रॉब्लम डेफिनेशन क्रिएट नहीं हो सकती। तो उनकी प्रॉब्लम सुनो क्या है। उनका प्रॉब्लम है स्ट्राइक रेट और सेफ्टी ग्रेड। मतलब क्या है? उनकी स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम है। बनाओ ए बन बी जाता है, बनाओ बी बन सी जाता है। और कितना स्ट्राइक रेट है फर्स्ट टाइम? 75%। 75% टाइम जो बनाओ वो बनता है, बाकी कुछ और बनता है। अब ये और कह रहे हैं सेलेबल है, बट कुछ सेफ्टी ग्रेड है जैसे एस ग्रेड जो रेलवेज में लगता है, जो है ना आपके ये ट्रैक्स को होल्ड करता है, उसमें एस करके एक ऐसे स्टील का लगा होता है जो ट्रैक को होल्ड करता है। देखा आपने? हाँ, जॉइंट एस शेप्ड होता है ऐसा, इसमें होल्ड किया होता है स्टील का। वो स्टील वाइजैक स्टील प्लांट बनाते हैं सर, बॉम्बे की बड़ी बड़ी कंपनी। अब बताओ सेफ्टी ग्रेड ए कभी तो नहीं भेज सकते, ठीक है? उससे स्ट्राइक ग्रेड है 75%, तो वो तो दोबारा बनाना ही पड़ेगा। तो सर तो 25% टाइम आपकी एफिशिएंसी लॉस होगा। तो हमने सबका नहीं पकड़ा, जो कोई भी माल कहीं भी खरीद लो सेफ्टी ग्रेड का स्ट्राइक ग्रेड होगा। हमें मालूम है स्ट्राइक ग्रेड पुअर प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम थ्रू नहीं है, और वो भी किस कैटेगरी के लिए? क्रिटिकल के लिए, हर एक ग्रेड के लिए नहीं। क्योंकि सेफ्टी ग्रेड में बी ग्रेड इज नॉट पॉसिबल। इज इट करेक्ट और नॉट? सो हमने एक तो ये पकड़ा क्वालिटी कहाँ इंपॉर्टेंट के लिए, क्वालिटी पैरामीटर कहाँ क्रिटिकल है। हर जगह क्रिटिकल नहीं है। अगर मैं इस इंडिकेटर से पकड़ूंगा ना स्क्रैप इतना रिव्यू कुछ भी नहीं है, इतने बड़े वॉल्यूम टन में कुछ भी नहीं आएगा, डेसिमल भी नहीं। दूसरा उनका प्रॉब्लम क्या है? कॉस्ट की बात करें, स्टील के प्राइसेस बढ़ते घटते रहते हैं। सबसे ज्यादा स्टील प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे गोल्ड है, स्टील है, ये स्पेशल कमोडिटीज है। पूरी कंट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टील प्राइसेस बढ़ जाए सबकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है। सीआरसी शीट मारुति यूज करे, इधर करे, गाड़ी बननी है, ये आपका पूरा बिल्डिंग बननी है, बिना स्टील के तो सर बनती नहीं स्टील ग्रेड। तो अगर प्राइस वेरी कर रहा है, अब मुझे तो स्टील का प्राइस क्यों वेरी करेगा इतना ज्यादा जब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिक्स है कि भाई स्टील ऐसे बनना है? व्हाट डिसाइड द मैन्युफैक्चरिंग वेरिएशन ऑफ द स्टील प्राइस? एक्सट्रैक्शन कॉस्ट वो है एक्सट्रैक्शन स्टील में क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा है? स्टील मैन्युफैक्चरिंग में मेजर इंग्रेडिएंट कॉस्ट क्या है? स्क्रैप से जो स्टील बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रैप कॉस्ट तो फिक्स ही है, कितने किलो बिकना है, तो वो तो इतनी वैल्यू होनी नहीं जिससे आपको स्क्रैप से वापस पिघलाते हैं ना, पर उससे तो कोई दिक्कत नहीं, वो फिक्स ही है ना। तो इतना कितना वैल्यू हो जाएगा, इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, ग्रेड वाइज स्क्रैप है। इसके अंदर मैक्सिमम रॉ जैसे होता है ना 60% रॉ मटेरियल कॉस्ट है, इतना ओवर है, इसमें मैक्सिमम इंग्रेडिएंट क्या है स्टील खाने के लिए एज ए बिजनेस मॉडल? तो मुझे भी देखना रेवेन्यू कहां से आता है, कॉस्ट क्या फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंट है, सब देखना पड़ता है। कहीं मैन पावर कॉस्ट ज्यादा है। अब जैसे मैं एक कंपनी गया था, मैन पावर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री देखनी पड़ती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मैन पावर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? टोटल 100% ऑफ द वैल्यू की 10 to 12%, तो 8 से 10-12% के बीच होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर ये 12% 13% ऊपर चले जाए, 12 भी होने वाली हायर साइड है आज की, ठीक है ना? 8 से 10 के बीच 12 इज एक्सट्रीम वैल्यू, राइट? 8 to 12 मान लो तो बॉर्डर है। एक कंपनी की 22% और वेरिएबल में 25% जा रही है ऐड होता है किसी में। मैं बोल रहा हूँ पहले तो प्रोडक्टिविटी को देख ले लो तुम, जो क्वालिटी है तो कंपनी बंद हो जाएगी तुम्हारी। 25% में सर्वाइवल ही नहीं है तुम्हारा, नहीं मान रहा। मायापुरी में फैक्ट्री थी, सस्पेंशन सिस्टम बनाता था, बंद हो गई फैक्ट्री 1.5-2 साल बाद, क्योंकि राइट प्रोजेक्ट नहीं लेंगे ना आप 6 में, तो आपका बिजनेस इंपैक्ट नहीं आएगा। भाई आपका मेन मामला तो यहाँ फंसा होगा ना,
25% कॉस्ट पे मैन पावर कॉस्ट ही 25% है, फिर आपका भाई ओवरहेड भी लोगे ना कुछ 25-30%, 50% तो यही खत्म हो गया, 50, फिर रॉ मटेरियल कहां से लाओगे 60%, 110% हो गया आपका, प्रॉफिट कितना कमाओगे? फिर नॉर्मली क्या होना है, आप कोट करोगे जब 110% पे, तो आपके आरएफक्यू रिजेक्ट हो जाएंगे। पहले तो आप गए, एक सस्पेंशन सिस्टम का ऑर्डर है ऑटोमोटिव का, आपने लिख दिया आरएफक्यू रिजेक्ट, आरएफक्यू रिजेक्ट। अच्छा, मार्केटिंग कह रहे हैं सर आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं है, अगर से बात करते हैं ना आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव, अब मार्केटिंग ने कहा कि आप मुझे फ्रीडम दो, मैं कॉम्पिटिटिव विन करके ले आऊंगा, ये विन करके ले आया, अब वो बना रहे हैं, अब ये हो रहा प्रॉफिट नहीं आ रहा, अब यहाँ से 6 सिग्मा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यू अंडरस्टैंड, और हम कह रहे हैं तो प्रॉफिट आएगा कैसे? तो ये तो चलो एक डिफरेंट स्टोरी थी, मैं वापस आया तो इसकी भी कॉस्ट फंक्शन पता होना चाहिए। व्हाट गवर्न्स दी 60% ऑफ कॉस्ट, पता क्या है? एनर्जी कॉस्ट। 60% 70% एनर्जी कॉस्ट इन स्टील इंडस्ट्री। अगर मुझे यही नहीं पता तो मैं प्रोजेक्ट कहां से पकड़ूंगा? एनर्जी का मतलब सुन लो सर, ये ऐसा नहीं होता कि आपने नीचे से हीटिंग की और ऐसा थोड़ा ना, वो तो मेटल ही पिघल जाएगा इतने डिग्री में। अंदर एक इंग्रेडिएंट डालते हैं कोक, ये वो कोक फैक्ट्री नहीं है, ये कोक ओवन बोलते हैं, कोल से कोक बनता है, ऐसे एक फ्यूल की तरह बन जाता है, डालो तो वो बर्न हो जाता है अंदर, वैसे फ्यूल है। कोल से कोक बनता है, कोक एडिशन होता है ये स्टील के इंग्रेडिएंट में, जिससे स्टील मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इसमें 60% कॉस्ट कोक की होती है। कोक बनता है किससे? कोल से। कोल का हाँ, तो कोल कहां से आएगा? ये आपका जमीन से एक्सट्रैक्ट करना, नेचुरल रिसोर्स। अब आपको नेचुरल रिसोर्स की कॉस्ट क्यों बढ़ेगी सर? कोल की कॉस्ट उतनी आएगी ना खोद के निकालने की, तो फिर स्टील प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? किसने सोचा है सर आज स्टील प्राइस बदल गए ना, कोल से कोक बनना है, कोक कवर 60-70% का, और बाकी सब मैन पावर मैनेजेबल कॉस्ट ऑपरेशन, फिर तुम्हारा स्टील प्राइसेस कैसे बढ़ रहा है? ये सब डिस्कशन हो चुका है ना सर बैठ के, मैं आज जस्ट टेलिंग यू कि बिजनेस मॉडल क्या निकल के आया। ऐसा 6 किलोमीटर नहीं लेते हम लोग जब तक बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है। वो करते क्या हम लोग, कहां से रेवेन्यू आ रहा है, कहां लॉसेस हो रहे हैं, कौन से कस्टमर रेटिंग पैरामीटर है, शेयर ऑफ बिजनेस क्यों लूज करते हो, क्यों गेन करते हो, फैक्टर्स। बिकॉज़ 6 सिग्मा तो वही अटैक करेगा ना जो क्रिटिकल टू बिजनेस है। पता क्या बताया उन्होंने? फिर क्वालिटी, कैन यू बिलीव यहाँ क्वालिटी पैरामीटर ऊपर आ गया। आई वाज सरप्राइज्ड यार, क्वालिटी ड्राइव द कॉस्ट। कैसे? वो कह रहा है कोल जब हम बर्न करते हैं तो कोल का काम है एनर्जी जनरेट करना, मतलब कोल को जब कोक बना के बर्न करते हैं, डायरेक्टली कोल नहीं बर्न कर सकते, तो वो एक कन्वर्जन करना। जब कोल को हम कोक में कन्वर्ट करते हैं तो एक कन्वर्जन कॉस्ट है, ठीक है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया। कोल का जो क्वालिटी है वो है कि एक कोल कितना एनर्जी दे सकता है। मतलब 100 में अगर 100 केजी है एग्जांपल, 100 किलो कितना कन्वर्जन हो जाएगा एनर्जी में, बाकी ऐश होगा, मतलब कुछ तो एनर्जी देगा, कुछ नहीं देगा। एफिशिएंट थोड़ी ना सारा फ्यूल बर्न हो गया, सीएनजी थोड़ी ना, कोल है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी कितनी एनर्जी देगा, बाकी तो लकड़ी को राख बचेगा ना। 100% कन्वर्जन थोड़ी ना होगा यार, कोल कैन नॉट 100% कन्वर्टेड एनर्जी। सो कोल का कितना कन्वर्जन हो जाता है, क्या लगता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है 100 एक पैमाना ले लो, 100% में से कितना परसेंटेज, ऐसे कोई 60%, 70%, ठीक है ना। इंडिया का जो कोल है उसकी क्वालिटी इतनी पुअर है, ओनली 45% कन्वर्जन होता है। अच्छा, वहां से जो कोल आता है वो 55-60% के आसपास। तो इंडिया इज रिचेस्ट इन कोल, सेकंड हाईएस्ट है इंडिया का, इतना कोल रिसोर्स में है, लेकिन क्वालिटी कोल नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ता है। सोचो, कोल जो इंडिया रिचेस्ट है, क्वालिटी तो होनी चाहिए ना कोल की सर। तो ये जो लाइसेंस देते हैं ना, आप कोल खोदो, माइंस का लाइसेंस देते, कोलगेट भी हुआ था ना, तो डाला हुआ था, लोगों ने खोदे ही नहीं, उनको समझ आ गया बिजनेसमैन को, क्या कोल खोदने में फायदा नहीं, इंपोर्ट कर लो यार, अपना कोल निकाल के क्या फायदा होगा, कोयला भी खोदे। अगर इंपोर्ट प्राइस इज ऑप्टिमम and quality of coal is more, then I have a conversion cost lesser as compared to using my coal. What do you think?
तो उसके देखते देखते कॉल तो कुछ नहीं है, चलो जी इंपोर्ट कर दो, तो उनका मॉडल है कब इंपोर्ट यूज करना है कब इंडियन यूज करना है, वो सब कोल कोक पे डिपेंड है, हर चीज कोल और कोक पे डिपेंड करती है, ये इनका क्रिटिकल फैक्टर है बिजनेस मॉडल। तो फिर उन्होंने एक माइन क्यों खरीदी भाई, जब तुम्हें निकालना ही नहीं है कोल, वो वहां पे लिटिल बिट फ्रॉड आता है कि अगर मैं कोई अच्छा, मैं कहूँगा ये पहाड़ मैंने ले लिया, इसका मैं कोल निकालूंगा, मुझे निकालना नहीं है, अगर वहां पे अच्छा कोल निकला निकालूंगा, नहीं तो मैंने पड़ा रहेगा। तो आप कहोगे फिर आपने लिया क्यों लाइसेंस 99 ईयर्स लीज पे, क्योंकि मैं अपने शेयर मार्केट में बोलूंगा यार मेरे पास 10 पहाड़ है, तो मेरा प्राइस शेयर वहां से कमा लूंगा, यू अंडरस्टैंड, यार मेरे पास सेट ज्यादा होंगे, मैं कहूँगा मेरे पास 10 फैक्ट्री है, तो सर मेरा कुछ तो फर्क पड़ेगा, मैं कहूँगा 4 पहाड़ आपने नहीं खरीद लिए तो आपके सेट कुछ तो मार्केट कहेगा ना सर एक कंपनी के पास कुछ है सर, या आगे के 99 ईयर्स के लिए इसने कोल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो उसका शेयर प्राइसेस क्या होगा, जो सपोज 100 रुपए का था वो 500 रुपए हो गया, अब उसके पड़े पड़े इतने गुना हो गया, उसको तो क्या कमाना है, तो इसलिए लोगों ने ले लिया। बट इंटरनल जो अंदर जाओगे टेक्निकली प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटी ऑफ कोल एश कन्वर्जन, राइट, 55% ऐश का होना चाहिए था, 55% कोल होना चाहिए, 45% ऐश, तो 10% बहुत होता है मार्केट में सर्वाइवल के लिए, राइट, 10% वेरिएशन बहुत होता है। अच्छा, फिर कोल से कोक कन्वर्जन कॉस्ट है, अगर कोक महंगा हो गया तो फिर स्टील प्राइस महंगा हो गया, तो हमने बोला आपका कंजम्पशन ऑफ कोक बताओ, कोक कंजम्पशन इज क्रिटिकल, कोक में 2% वेरिएशन है कंजम्पशन, 2% बहुत हो गया, 70% तो एक आ रहा है, तो 100 करोड़ का स्टील कुछ नहीं होता है, हजारों में, 100 करोड़ में 70%, 70 करोड़ का में 1% लेंगे, 70 लाख वेरिएशन तो यही हो गया, तो मैं तो प्रोजेक्ट 70 लाख वाला ले लूंगा ना, मैं कहूंगा रिड्यूस वेरिएशन ऑफ कोक कंजम्पशन, खत्म, ले लिया हमने 70 लाख का प्रोजेक्ट, खत्म हो गया, यू अंडरस्टैंड। अब मैं कहूंगा स्क्रैप जीरो करना है, वो है ही नहीं कि पैसे कैसे बचेंगे, देखो वेरिएशन को हैंडल करना है ना कोई इशू होगा, एक तरफ क्या ले लिया स्ट्राइक रेट, एक पीरियड उठा लिया, एक तरफ क्या ले लिया कोक टू कोक कन्वर्जन, वेरिएशन इन कोक कंजम्पशन ज्यादा कम जो भी है वहां से बच गया। फिर एक मैंने उठाया कि ट्रांसपोर्टेशन का ना प्रोसेस स्टडी करना पड़ता है, मैं कहा आप ये भेजते कैसे हो भाई, कोल कोक क्या स्टील तो चलो चला जाता है वो लोग उठाते हैं, मैंने कहा फिर आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन है, अंदर रेलवे लाइन बिछी हुई थी प्लांट के अंदर, रेलवे लाइन थी, तो मैं कहा रेल आती है पूरा ट्रैक आता है, पूरा ऐसे लग रहा है रेलवे स्टेशन टाइप का बनाया हुआ, पूरी वैगन आ जाती है अंदर ट्रेन, उसमें कोल वोल उतरता है सारा, है ना, तो मैं कहा तो पूरी ट्रेन आ रही है, तो ये क्या है, करे कोल लेके आ रही है, कोल और कोक, कोल लेके आ रही है, क्योंकि कोल यहाँ थोड़ी ना है, हाँ, तो ये नहीं कि ट्रेन से कहीं होता, ट्रेन सीधा अंदर आ रहा है, एक किस्म से बचा रहे हो, हाँ बचा रहे हैं, तो हमने कहा कि मैंने यार ये ट्रेन तो बहुत महंगी होती है, सरकार की ट्रेन है, तो मैं कहा ये खड़ी रहती है 10-10 दिन, तो पैसे नहीं लगते कुछ यार, बहुत करे तो सबसे ज्यादा है, एक घंटे के पैसे हैं इसके, और हमारा लाखों रुपए करोड़ों उसमें खर्च हो जाता है डैमरेज में। डैमरेज वर्ड होता है जैसे आपने एक कंटेनर है ना, आपका कंटेनर आपका नहीं होता जो इंपोर्ट करते हो 40 फीट, कंटेनर एक किसी बंदे का है, उसका कि 15 दिन में पहुंच जाएगा, आप यहाँ 24 घंटे रखोगे, वो आपसे कहेगा इतना डॉलर पर घंटे, उसके लिए मीटर चालू है, मीटर चालू है, डैमरेज बोलते हैं, डैमरेज होता है कि आप एक चीज कहीं भी रुक जाएगी ना, उसके पर घंटे पैसे हैं, ओला है, ओला का जैसे हाँ जैसे कोई भी सिस्टम है, जैसे 15 मिनट वेट किया पैसे ले रहे हैं, एयरक्राफ्ट में पायलट ने आधा घंटे लैंडिंग लेट हो गई, पायलट आधे घंटे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, आप तो चुपचाप करके चले जाते हो, वो कह रहे हैं फ्लाइट किया आधे घंटे एक्स्ट्रा पैसे लो जी, एयरपोर्ट ले रहा है, अगर फ्लाइट लेट हो गई तो एयरपोर्ट उस पर फाइन चार्ज कर रहा है, वो सब पैसे चल रहे हैं, आप तो उतर के चुपचाप निकल लेते हो, पीछे का मॉडल तो देख लो, हाँ थोड़ा लेट हो गए थे, कोई बात नहीं, 11 बजे 11:30 12 बजे घर पहुंचे, नहीं सर पीछे का बिजनेस मॉडल तो है, तो मैं कहा यार इसके कि ये 10 दिन जो खड़ी है तुम्हारे तो बहुत नुकसान हो गया, कह हाँ जी, तो मैं कहा काम करते हैं, टर्न अराउंड ऑफ द रेक ले लेते हैं, रेक बोलते हैं, रेक RAC की है, रेक होता पूरी वैगन, मैं कहा कुछ जल्दी से उतार के वापस भेजेंगे, इसका लीड टाइम रिड्यूस कर, 10 दिन को 3 दिन लेके आते लोडिंग अनलोडिंग, ऐसा अगर ये कर दिया तो बहुत ही बच जाएगा, ठीक है लीड टाइम रिडक्शन,
नया प्रोजेक्ट आए, ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट लिए करोड़ों की सेल हुई, चलो जी कर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं वहां यह लेके ऑटोमोटिव वाला पैरामीटर, एक फिक्स पैरामीटर लेके चलता है, जीरो स्क्रैप, जीरो रिवर। अब ऑटोमोटिव में कई जगह ये क्रिटिकल है, किसी जगह ये क्रिटिकल है, किसी ऑटोमोटिव बिजनेस में मैन पावर, आई डोंट नो। जब तक देखिए एक फिक्स माइंडसेट से बन जाओ, बिजनेस मॉडल समझो, पैरामीटर सक्सेस, पैरामीटर फेलियर फॉर ए बिजनेस क्या है। हम एक फिक्स माइंडसेट से जाते हैं ना, इसलिए रिजल्ट्स नहीं आते। जिस बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको अगर हैंडल नहीं किया हमने, तो बिजनेस कंसर्न कैसे सॉल्व होगा, बिजनेस एक्सीलेंस कैसे होगा। तेरी कुछ, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस। अब वो मैं सस्पेंशन सिस्टम में गया, वहां मैं कुछ और वहां मैन पावर प्रोडक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट नहीं लिया, मर गया कम, क्योंकि मुझे मालूम है दे कैन नॉट सर्वाइव। Every business has some different kind of problem. What do you think? Yes. ये नहीं मैंने क्या एक्सपोज किया है, मेरे पास मैं 3 पैरामीटर आज तक स्टडी करता रहा, तो मैं उन 3 में सोचता रहूंगा, ऐसा नहीं है। हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलना, और हमारा तो 4-5 प्रोजेक्ट में पूरा काम हो जाता है। अभी हम ल्यूमिनस गए, श्नाइडर ग्रुप ने लिया, वायरिंग डिवीजन और फैन डिवीजन है। मैं बोला फैन में मेजर इश्यू बताओ जिससे तुम्हारा मार्केट शेयर इफेक्ट हो रहा है, नॉइस प्रॉब्लम। हर फैन में आज तक नॉइस सॉल्व नहीं हुई, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और मार्केट शेयर इफेक्ट होता है। अगर नॉइजी हो गया फैन, वापस हो जी 5-5-6 हजार रुपए के, 10-10 हजार रुपए के फैन है, नोबडी विल हियर नॉइज इन दैट। 10 हजार रुपए खर्च किया मैंने, एक लग्जरी आइटम लिया है, फैन में भी आजकल लग्जरी आ गई है, पहले होता था 2-2 हजार एक, वो नहीं है सर सिस्टम, काफी एक्सपेंसिव फैन है। अब एक आदमी 10 हजार फैन के लिए खर्च किया, वो क्यों आवाज सहन करेगा? अब वो तो कहेगा कि फैन है उतारो, खत्म डिफेक्ट। तो हमने लिया नॉइस प्रॉब्लम जीरो करेगा, जैसे शेयर ऑफ बिजनेस बढ़ेगा, कह रहा था सीधा इम्पैक्ट आएगा। अगर आज तक नॉइस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई फैन इंडस्ट्री, एक प्रोजेक्ट उठा लिया सीधा, एसटीआर नॉइस। ये कुछ ऐसा है, टेस्टिंग रूम है, साइलेंट टेस्टिंग रूम में करते हैं उसको, एसटीआर प्रॉब्लम बोलते हैं। साइलेंट रूम में नॉइस टेस्टिंग करते हैं। बिजनेस इंपैक्ट जो है ना, सीधा प्रॉब्लम पकड़, वहां ने रिवर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वालिटी पैरामीटर पकड़ लिया, नॉइस यहां पकड़ लिया, सेफ्टी ग्रेड। तो बिजनेस इंपैक्ट पता होना चाहिए। और एग्जांपल लेते हैं सर, ये तो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन पे भी सिक्स सिग्मा चलता है ना। हाँ बिल्कुल, मैं अभी सब सारे मैं मॉडल बताता हूँ कहाँ सिक्स सिग्मा क्यों अप्लाई हो रहा है। अब लोग मुझसे पूछते हैं तो सिक्स सिग्मा यहाँ अप्लाई हो सकता है, मुझे लॉजिक ही नहीं समझ आता है। मतलब आप क्या सिर्फ एक ही जगह अप्लाई कर रहे थे? सिक्स सिग्मा का अप्लाई से कोई मतलब नहीं है, जहां बिजनेस प्रॉब्लम है वहां सिक्स सिग्मा अप्लाई करते, उल्टा मत पूछो। यू अंडरस्टैंड? आप ये मतलब एचआर में ले सकता है, तो सप्लाई चेन में अपनी प्रॉब्लम बताओ ना, वहां लगाना है। अगर सिक्स सिग्मा ये डिसाइड करेगा मैं कहां लग सकता हूं, तो भाई ऐसा टूल तो मैं चाहिए नहीं ना, मेरे तो बिजनेस कंसर्न है, प्रॉब्लम है, आई हैव टू रिजॉल्व दीस आर ब्लैक बेल्ट्स, ऐसा होना चाहिए। यस। तो अभी तक ना ये कॉन्सेप्ट रहता है कि सिक्स सिग्मा इट ओनली एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कहीं तो और मान है, ओनली एप्लीकेबल फॉर क्वालिटी पीपल। अभी तक अभी तक मैथमेटिक्स चल रही है कि वो ऐसा इसलिए ना कि हमने ऑटोमोबाइल के डोमेन में ही देखा है अभी तक। ये ऑटोमोटिव के अंदर भी बहुत सारे मॉडल हैं। अब जैसे मैंने ये क्या सस्पेंशन तो ऑटोमोटिव के लिए बना रहा है, अब वहां तो मैन पावर, इसका प्रॉब्लम कुछ और है बिजनेस का, और उसके बाद नहीं मानी सर, उसने प्रोजेक्ट वही लिया क्वालिटी का, रिव्यू में कर देते हैं, जीरो हो गया। आज न्यूज आया फैक्ट्री बंद है 1.5 साल बाद, वो फैक्ट्री नहीं चला मायापुरी में, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट वैसे ही मैन पावर, देखो क्या होता है दिल्ली में वैसे भी आपको ना मिनिमम वेजेस से भी ज्यादा देना है, तो मैन पावर कॉस्ट तो वैसे ही ज्यादा है, पहले से तुम्हारी बुरी हालत थी, ऊपर से 22% का 25 हो गया ना मिनिमम वेजेस और बढ़ गया, क्योंकि दिल्ली में आप दिल्ली में ज्यादा है। उसका कुछ मालिक ऐसा है कि फादर ने वही काम किया था, जगह नहीं छोड़ना चाह रहा, बोला ना मायापुरी से लगाव हो गए, मैं बाबा से ले खत्म करो मालिक से, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करो ना यार, but he's not thinking from that point of view। तो मुझे मालूम है यहाँ कोई काम नहीं करेगा सिक्स सिग्मा, तो सिक्स सिग्मा काम करेगा ऐसा नहीं है, तो कंसर्न ठीक उठाने फिर सॉल्व तो करेंगे। एक और देखिए कंसर्न, हम सोचते हैं एफिशिएंसी इज ऑलवेज बेटर, improve the efficiency, business will always improve, करेक्ट ना? हमें कांडला बोर्ड मिल गया गुजरात में काम करने के लिए बिजनेस एक्सीलेंस के,
कांडला पोर्ट एक पोर्ट है, इंडिया का नंबर 2 पोर्ट है। ओके, अभी जाके नीचे चला गया कांडला पोर्ट, 3 आ गया, 4 आ गया, तो उसने कहा नंबर 1 से नंबर 2 आ गया, तो तब प्रोजेक्ट किया था बहुत साल पहले, 2004-5 की। अब कांडला पोर्ट हमने तो भाई पोर्ट में क्या होगा देखना पड़ेगा, तो हमने पहले बिजनेस मॉडल चेक करेंगे। हमें सर हम कोई 6 सिग्मा नहीं करेंगे, 2 दिन असेसमेंट होगा, 3 डेज भी लग सकते हैं। क्या करते हो, कैसे कैसे करते, गैप क्या है, मैं बताओ बिजनेस मॉडल क्या है। अब देखो इंटरेस्टिंग है, पोर्ट उनका नहीं है, पोर्ट होता है ना, लैंड होती है, सी के पास जो लैंड है उसको वार्फ बोलते हैं, जहां पे सबसे पहला लैंड नजर आता है, जहां पे माल उतरता है उसको वार्फ बोलते हैं, WAR। और वार्फ होता है पहली बार जहां मटेरियल अच्छी रख देते हैं, तो FOW कॉस्ट लेते हैं कई लोग, फ्री ऑन वार्फ, FOC फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ एक्स वर्क्स, है ना, ऐसे अलग अलग कॉस्टिंग होती है। तो फ्री ऑन वार्फ होता है क्या, हमें बस यहाँ तक का दो, बाकी हम उठा लेंगे, है ना, रास्ते तक का दे दो, मतलब वेयर हाउस भी नहीं है, कुछ नहीं, बस शिप जहाँ लैंड होगा माल उधर, हम वहां से वाले कॉस्ट, तो बोलते हैं फ्री ऑफ वार्फ। ओके, फिर एक्स वर्क्स है हमारे यहाँ तक, है ना, एक्स वर्क तक एंड सो ऑन, तो ऐसे बहुत सारी कॉस्टिंग है। अभी क्या है, वार्फ जहाँ पे वो लैंड है, ये जो लैंड है किसकी है, गवर्नमेंट की होगी, आप थोड़ी ना खरीद सकते हो, सब खरीद लिए you cannot do, so 99 ईयर के लीज के लिए ले लेते हैं, तो लैंड तो उनकी नहीं है। अच्छा, समुद्र उनका है नहीं, ये तो क्लियर है, बिजनेस मॉडल में क्लियर है, रॉ मटेरियल देख रहे हैं क्या है। अच्छा, ये जो शिप्स आ रहे हैं जो यहाँ पे आएंगे, फिर इनको उतारेंगे, सामान उतारेंगे, शिप भी इनके नहीं है, जो मटेरियल उतर रहा है वो भी उनका नहीं है, ठीक है ना। तो इनके जो भी सर्विस चार्जेस होते हैं उतारने, इनका टर्नओवर कितना होगा, yes 500-600 2000 करोड़ 2000 करोड़ बिना कोई, अच्छा मैन पावर कोई नहीं है, बिना कोई टाइम पास कर रहे थे। अच्छा तो शक हो गया, घुमा देखो मेरा ना रेवेन्यू मॉडल का है, रेवेन्यू कहां से आ रहा है, अच्छा प्लस एक, अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है इनके पास कि भाई 2000 करोड़ है, 4 मशीन और लगानी है, भाई 2 समुद्र और खरीदने हैं, 4 ना था, फिर 2000 करोड़ आ गए, फिर 2000 करोड़ का क्या करते हैं, मार्केट में नहीं लगा देते हैं, वो 4 और बन जाते हैं। तो उनके चेयरमैन से हमने बाद में मिले थे, वो कह रहे थे पूरा ट्रस्ट होता है, वैसे पोर्ट एक ट्रस्ट होता है, उसका एक चेयरमैन होता है, MD नहीं होता, चेयरमैन है, तो कह रहा पूरा ट्रस्ट तो महीने में एक बार बैठता है, तो आप ट्रस्ट से तो मिल नहीं सकते, तो आप चेयरमैन से जिसने बुलाया, तो कह रहा आप ना हमें वर्ल्ड क्लास बनना है, एक्सीलेंस वो सब है ना, आप यू डू द वर्क, ठीक है, नहीं करते हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, हमें उस कंपनी को वर्ल्ड क्लास बनाना है। बिजनेस मॉडल देखो, शिप्स आए, शिप आ रहे हैं, ठीक है ना, मार्कर और भी थे नहीं, सो ये शिप्स आ रहे हैं, अब 16 शिप क्यू में लगे, 16 शिप जैसे ना फ्लाइट में आते रहते हैं, ट्रैफिक एंड 16 लाइन पे लग गए, तो किसको पहले रखेंगे, जो फर्स्ट का इनका बिजनेस मॉडल लगे, तो क्या हम पूछेंगे भाई तुम कितने घंटे में उतारोगे, तुम कितने घंटे में उतारोगे, कह जी हम 2 दिन लग जाएंगे, हम 16 घंटे में, कह जी हम तो 6 घंटे में उतार देंगे, 6 घंटे को फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सीक्वेंस, ठीक है। लिसन, जैसे कि आप मॉल में शॉपिंग कर रहे हो, आपके पास एक सामान है, एक आदमी पूरा थैला है, अब आप लाइन पे लगे पड़े हो, आपको लेना है 2 मिनट का काम, आपका वेटिंग टाइम बढ़ गया आधे घंटे, ऐसा होता है कभी वो लाइन लगी, मुझे एक सामान लेना, वो आप पूरा बास्केट भर के बैठा हुआ, अब जब तक इसकी बास्केट क्लियर नहीं होगी, अच्छा मैं एक सामान स्कैन करके नहीं कर सकता, हैंडलिंग मेट होती है, उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे को मैं सीक्वेंस क्रॉस नहीं कर सकता, सो उनका पूरा बिजनेस मॉडल है कि यू कैन क्रॉस द सीक्वेंस इफ यू हैव द शॉर्टेस्ट लीड टाइम फॉर अनलोडिंग, ठीक है। तो मैं तो लोडिंग अनलोडिंग ही कराना, मेरा यही बिजनेस है, जो सबसे एफिशिएंट होगा उससे पहले अनलोड करा के पैसे लेके चलो जी। अब सवाल आता है, ये जो शिप अनलोड करेगा, ये यहाँ से यहाँ जो आएगा, इसकी पायलटिंग कॉस्ट
आपका पायलट नहीं चलेगा, हमारा पायलट वहाँ पैसे लेंगे हम यहाँ से यहाँ लाने, क्योंकि दूर खड़े थे आप यहाँ लाए, आधा घंटा लगा, जो भी लगा, पैसे ले लेंगे हम, वो पैसे आपसे लेंगे। फिर आपने बोला मैं 6 घंटे में उतार दूंगा, आपने 8 घंटे में उतारा, तो आपको पेनल्टी भी लगेगी और फिर आपको आखिरी लास्ट सीक्वेंस में डाल देंगे, क्योंकि आपने क्या था 6 घंटे में लगाया, 8 घंटे, 2 घंटे की हैवी पेनल्टी, फिर वापस पायलटिंग कॉस्ट और गोइंग इनटू द लास्ट सीक्वेंस, फिर आप आखिरी सीक्वेंस, सेकंड रूल, ठीक है ना। थर्ड बिजनेस इनका रूल है कि अगर आपका कुछ भी उतारते रहो, कहते नहीं मैं इसलिए नहीं उतार पाया बिकॉज वो क्रेन्स है अंदर की वो काम नहीं कर रही थी, कोई ब्रेक डाउन का इशू हो सकता है ना सर, राइट, सामान उतारना है तो अंदर जो क्रेन्स लगी हैं इसके शिप के अंदर वो कुछ फॉल्ट हो गया, चोट लग गई, कुछ मतलब उसमें ब्रेक डाउन हो गया, कोई इंजरी हो गई, कुछ भी हो सकता है कहने, वो कह रहे फिर आप हमें बोलना चाहिए, हम अपनी क्रेन लगा देते, एक आध रखी हुई है बैकअप में, तो कह लेंगे अगर हम अपनी क्रेन यूज करेंगे तो पैसा लेंगे, तो ये हम ऐसे ले लेते हैं। फिर जो सामान जल्दी उतारते हैं तो कोई ब्रेकेज हो गया जैसे ना बात पे, तो उसकी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर फीट ले लेते हैं। फिर ये मटेरियल यहाँ से उतार के वेयर हाउस तक नहीं गया तो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट ले लेते हैं। तो पेनल्टी 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 करके 2000 करोड़ आया। तो पता है इशू क्या है, और वो एडवांस में ले लेते हैं, पहले चेक दे दो, कुछ बच जाएगा तो रिफंड अप्लाई आफ्टर 30 डेज, उसका इंटरेस्ट खाते हैं, उसका इंटरेस्ट खाते हैं, इंटरेस्ट भी खाते, एडवांस पैसा दो, ये थोड़ी ना ऐसे कि अब आए जी, अब पैसे की तो कोई कमी नहीं है। अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं एफिशिएंट बना दूंगा सिस्टम को, जल्दी उतारो जल्दी जाओ, कोई डैमेज नहीं, कोई वापेज नहीं, कोई ये नहीं, कुछ मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर मैं इस प्रोसेस को एफिशिएंट बना दूंगा तो पेनल्टी कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी, कम हो जाएगी, उनका सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा कम होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उनका बिजनेस है पेनल्टी बिजनेस से रेवेन्यू कमाना, और मैंने पेनल्टी कम करा दी क्योंकि प्रोसेस को एफिशिएंट, तो हमने 2 दिन में प्रोसेस हो गया पहले समझ ले कराना क्या चाहते हो, क्योंकि पूरा बिजनेस मॉडल एक दिन में क्लियर हो गया, लाइन पे गए ना, मतलब वहां देखा क्या कर रहे थे। तो हमने कहा चेयरमैन से, कहा नहीं आता तो 3 दिन का था ना, 2 दिन ही हुए, भी तो आधा दिन हुआ है, मीटिंग चाहिए, हो गया, हमने समझ लिया आपका बिजनेस। तो जैसे ही आए तो उसने बोला आप यू वांट टू मीट, आपने थर्ड डे बोला था, मैंने नहीं थर्ड डे मिला, वी वांट टू आस्क यू समथिंग, मैं हमें बुलाया किस लिए, व्हाट डू यू मीन, आपको बता दिया टू बिकम बिजनेस वर्ल्ड क्लास, मैं देखो आपके प्रोसेस को हम एफिशिएंट बनाएंगे, आपका सेल्स वैल्यू कम, आपको पेनल्टी बेस्ड बिजनेस हंसने लग गया, क्या समझ आ गया आपको, समझ आ गया, 1.5 दिन में हो गया, तो मैं कहा कराना मतलब क्या चाहते हो आप, मैंने ये तो आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट आएगा ना। तो कह रहे हैं कि सर पैसे मत बचाओ, मैं ये प्रॉब्लम पता है क्या है, हम तो इतनी पेनल्टी लगा रहे हैं लोगों पे कि साथ में मुद्रा पोर्ट है, मुद्रा ऐसे प्राइवेट पोर्ट है, बहुत छोटी जगह ना, उसका फैसिलिटी है, लोग कहते हैं यहाँ कुछ भी ना मिले, बट इसके बाद नहीं आना, यहाँ चले जाओ, ये इतना ड्रामाबाजी है इस कंपनी की, कांडला बोर्ड की। तो हम नंबर 1 से नंबर 2 आ चुके हैं, और एक ऐसा टाइम ना आ जाए कि हम जब पब्लिक ही नहीं आएगी तो पेनल्टी तो कह रहा है कि हमारा प्रॉब्लम पैसे बचाने, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर गोल, कस्टमर नाराज हो चुका है पेनल्टी बिजनेस, तो हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल पे काम करना है आपको, कि कांडला शुड बी अ प्रिफर्ड पोर्ट, कांडला प्रिफर्ड पोर्ट नहीं रहा, उसको बता के मुद्रा पोर्ट पे जाते हैं। अब अच्छा ये तो मैं बात कर रहा हूँ 2005 की, मैं भी गुजरात अब रिसेंटली गया था, कोविड से तो पहले की बात है, 3-4 साल पहले की, मतलब मुद्रा पोर्ट तो ऐसा हुआ तो टॉप पोर्ट है, तो अब इसका तो कोई नाम ही नहीं है, वो बंदा सही कह रहे थे, मारुति अपना सारा यही रखती है मुद्रा, और वो अडानी का जो पोर्ट है वो यही वाला है, आई केम टू नो, वो छोटे में मुद्रा पोर्ट नाम से था, 20 किलोमीटर अंदर फैसिलिटी रखी है आपका पूरा एरिया, 20 किलोमीटर इनसाइड उसका अपना पूरा एरिया है, आराम से जाओ, ट्रक लेके, बस लेके, जो भी ऑर्डर कंटेनर लेके, अपनी वैगन चला रखी है उसने, ट्रेन चला रखी है, उनका पूरी सिटी बना, मतलब अपना एरिया बना लिया। तो आई जस्ट केम टू नो कि यार ये जब लोग प्रेफर ही नहीं करेंगे, देखिए 100 करोड़ में आप कमाते थे सिर्फ 10 करोड़, अब 50 करोड़ में आप 15 करोड़ कमाते हो, तो अच्छा तो लग रहा है, 15 करोड़ प्रॉफिट आ रहा है, 2000 करोड़ आ रहा है, बट ये जो 100 से 50 हो गए ना कस्टमर,
ये एक क्रिटिकल ये आप लॉन्ग टर्म में अच्छी बात नहीं है ये। 50 से 10 भी हो जाएगी। हाँ, और एक टाइम पे वो कहेंगे आने नहीं है। तो प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नाम की तो कोई चीज होती है, तो वहां हमने प्रोजेक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लिया है या एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का नहीं लिया है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? भाई बिजनेस मॉडल से हिसाब से चलोगे या वहां प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो आप? रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सर देयर आर सम पेनल्टी बेस्ड बिजनेस। और बताओ पेनल्टी बेस्ड बिजनेस क्या है? ये आपका ट्रैफिक जो है, पुलिस ट्रैफिक पुलिस का रेवेन्यू क्या है? चलान है। तो चलान ही नहीं हुआ तो फिर कहां से रेवेन्यू आएगा? जब भी हर बार ऐसा होता है कि 2 दिन पुलिस वाले दबा के चला ही काटते हैं। मार्च से पहले टारगेट आ जाता है ना, जब होली हो गई या मार्च आ गया। मार्च से पहले। अच्छा, अब उनको कैसे? और उनके रूल्स भी अच्छा देखो, यहाँ ट्रैफिक जाम में फंसा है आदमी, फिर एक हाईवे आएगा, एक्सप्रेस वे, अब वो ऐसा मोड़ रहा होगा, यहाँ बंदा खड़ा होगा, लिखा होगा 60 किलोमीटर पर आवर। इंटरसेप्टर लेके खड़ा होगा। अच्छा, जो आदमी 1 घंटे जाम में फंसा है, अब उसको हाईवे मिला, उसने आगे बंदा आ जाओ। अच्छा, बोर्ड गया 60 किलोमीटर पर आवर। भाई हाईवे पे तुम एक्सप्रेस वे पे 60 किलोमीटर लिखोगे, नेशनल हाईवे पे, वहीं रेड लाइट लगा रखी है कितने अधिक किलोमीटर में। ठीक है ना? तो ये जयपुर वाला और भी मान है, चंडीगढ़ जयपुर ये गोल चक्कर बना दिया, तो गोल चक्कर हमेशा फ्री होता है दिल्ली। और वो दिल्ली से जो पहला आदमी जयपुर में एंटर करेगा, तो फर्स्ट गोल चक्कर है जो हर जगह ट्रैफिक लाइट है, किसी को नहीं पता होता गोल चक्कर नाम का क्या चीज होता है। गोल चक्कर पे भी रुकना होगा। अगर आपको गोल चक्कर नहीं है तो रुकना है। गोल चक्कर का मतलब होता है ऑलवेज क्रॉस। तो उन्होंने क्या कर रखा है, क्रॉसिंग बनाया नहीं है, गोल चक्कर बनाया पहला। जो बाहर से दिल्ली से आएगा, किसी भी स्टेट से आएगा, वो गोल चक्कर पे रुकेगा नहीं, वो ऐसे ये वाला रोड पे जाना है, सीधा से पकड़ेगा, यहाँ पुलिस खड़ी है, आ जाओ भाई, रेड लाइट नहीं देखिए। भाई साहब गोल चक्कर में कौन रेड लाइट लगाता है? कोई नॉर्म भी होते होंगे कि भाई क्रॉसिंग है या गोल चक्कर है। तो क्या जी हमारा तो रेड लाइट लगा है। दिल्ली में बहुत सारी जगह जहाँ पे अच्छा, जिसको फर्स्ट टाइम होता है वो आगे नहीं फंसता, बट आपका तो रेवेन्यू आ गया। क्रेडिट कार्ड, हाँ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का बिजनेस मॉडल सुनो, आज खर्चा कर दो, हमें 45 दिन बाद दे देना। भाई इतनी छोटी सर्विस कहां से लाते हैं ऐसा मॉडल? वो 45 दिन पूरे आप फ्री में क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, फ्री में यूज करो, और आप मुझसे पैसे ले लो, मेरे को बाद में दे देना, और जब स्वाइप करोगे डिस्काउंट भी ले लो। तो भाई ये सोशल सर्विस कैसे हो रही है? और कंपनी छोटी नहीं है, मास्टर वीजा बड़ी बड़ी बहुत बड़ी है। और ये क्या कहते हैं, स्टैंड चार्टर्ड बैंक, ये ऐसे सबके क्रेडिट कार्ड है। सब बैंक्स के सर। तो रेवेन्यू मॉडल क्या है? मैं आपसे पूछूं, बिजनेस रेवेन्यू देखो, मॉडल समझो पहले, प्रोजेक्ट उठा लेंगे, डोंट वरी। और ये नहीं कि इंडस्ट्री का एक मॉडल होता है, फिर इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या देखा, जैसे ऑटोमोटिव में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, कहीं जगह लीड टाइम की प्रॉब्लम है, कहीं प्रोडक्टिविटी की है, कहीं कॉस्ट की है, कहीं क्वालिटी की है, राइट, इन्वेंटरी की है, कहीं इन्वेंटरी की है। कोई तो उनकी मेन प्रॉब्लम इन्वेंटरी, सप्लाई चेन में फंसे पड़े हैं। सब प्रोसेस बड़ा सही है, पीछे से मटेरियल कम है, सारा लॉस मटेरियल से। तो वहां सप्लाई चेन प्रोजेक्ट के अलावा कोई प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं ले सकते हो। इम्पैक्ट क्या है? कोई इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो इम्पैक्ट कितना नहीं आएगा जितना आप तो फिर सिक्स सिग्मा लेवल नहीं, काइजन तो करना नहीं है कि छोटा सा चेंज करके यहां से कर दिया, स्मॉल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, ब्रेक थ्रू करना है। सो क्रेडिट कार्ड का क्या मॉडल है? लेट फाइन। उनको मालूम है 100 में से लोग 100 में से 90% लोग तो आपका टाइम पे EMI टाइम करवा पे लेते हैं। 10 लोग नहीं दे, 10% से हमें रेवेन्यू कमाना है, 100 लोगों को कार्ड देते हैं। कभी पेनल्टी है। हाँ, और पेनल्टी का परसेंटेज देखो, 10,000 रुपए नहीं 2.5 ले लो, मतलब 12.5% इंटरेस्ट रेट, मतलब आप जो किसी बैंक में मिल ही नहीं सकता, मतलब पर्सनल लोन से भी ज्यादा होगा। ऐसे 16% हाँ 16-17% है, प्लस 500 रुपए फी, और वो जीएसटी और ये सब लगा लोगे, जीएसटी इंटरेस्ट सब कुछ लगा देंगे, ठीक है। और उसको मालूम है कितना भी डिसिप्लिन आदमी है, कभी तो भूलेगा, कभी फॉलो करेगा। हो जाता है लास्ट मोमेंट में उसको ईएमआई करवानी पड़ती है, ईएमआई पे इंटरेस्ट लग जाता है, इंटरेस्ट तो बैंक। अच्छा, ईएमआई क्या है? इजी लोन सिस्टम है। लोन लेने के लिए कितने कॉल जाते हैं, वो कह रहा है आपका अमाउंट बन गया, लोन ले लो, उसने ले लिया, कुछ करना ही नहीं है, क्लिक मारो, लोन कन्वर्ट, तो यू हैव टेकन 30,000 रुपीस लोन इमीडिएटली, 50,000। अच्छा, लिमिट भी बढ़ा देते हैं, क्रेडिट लिमिट 50,000 खर्च करो ताकि 50,000 का लोन बन जाए।
मुझे एक आदमी मिला, कह रहे कि एक आदमी पहले वी यूज्ड टू कीप लॉट ऑफ कार्ड ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भी 2 कार्ड है, आईसीआईसीआई बैंक के, तो उसने बोला एक एक कार्ड के लिमिट का 50 है, आपने 3-4 लाख रुपए आप जेब में लेके चल रहे हो, ये रिस्की है। छोटी लिमिट्स रखो, ये तो फ्रॉड होने के चांस कम है, पेनल्टी लगने के चांस कम, इंटरेस्ट रेट कम। जितनी ज्यादा आप, अगर 1-1 लाख का आपका वो होगा कार्ड का जो आपका अलाउड, कहीं आपका गिर गया कार्ड, किसी ने स्वैप मार दिया, तो उतने चांस, और आपने 4-5 लाख रुपए जेब में लेके चल रहे हो, कैन यू इमेजिन, दिस इज द रिस्क इन्वॉल्व्ड। लेकिन दे आर अलाउइंग दिस बिकॉज़ उनका पेनल्टी बिजनेस है। वारंटी बिजनेस क्या, व्हाट इज कॉल्ड वारंटी, ऑटोमोटिव वारंटी बिजनेस, सर्विस एंड सेल्स। इन्होंने फेलियर रेट निकाल रखा है, 3-4 साल में 0.1% फेलियर होगा, मार्केट फेलियर होगा, ठीक है ना। 100 लोगों से पैसे लो, पे आउट लेस देन 1% होगा। ये एक्सटेंडेड वारंटी का नहीं, पार्ट फेलियर वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेते। एक्चुअली वारंटी 2 साल की है, एक्सटेंडेड वारंटी में आपको 4 मिलती है और एक और में 5 साल की मिलती है। तो जितनी एक्सटेंडेड वारंटी कॉस्ट आप पे कर रहे हो, उनको मालूम है मेरा फेलियर रेट कर्वेचर पे इतना कम है, 4-5 साल बाद ये बढ़ेगा, तो उसके आगे की वारंटी नहीं देनी, यहाँ पे मेरा लेस देन 1%। तो मैंने 100 लोगों से पैसे लिए, 1% को जो भी फेलियर रेट हुआ 1% को पे आउट किया, 99% से फायदा होगा। What is insurance business? सबसे प्रीमियम ले लो, सारे लोग थोड़ी ना मर जाएंगे दुनिया में। सर कोविड भी आ जाएगा ना तो 100% पॉपुलेशन कभी नहीं मरेगी। कोविड का डेथ रेट कितना था, सबसे मोस्ट डेंजरस, मतलब ऑफिशियल वर्सेस अनऑफिशियल बहुत डिबेट है। इंडिया कितना 1% ही क्लेम कर रही है ना, मतलब मोर डेडली डिसीज 1% अगर आप क्लेम कर रहे हो, तो इनका तो लेस देन 1% होगा, बाकी छोटे मोटे डिसीज। इंश्योरेंस सबको कराना है, या तो एलआईसी लेगा, मेडिकल इंश्योरेंस करेगा, पैसे सबसे लूट लो। वो गवर्नमेंट के टैक्स के लिए भी तो डालने पड़ते हैं, वो भी बना रखे खरीदो, वो अट्रैक्शन है। लेकिन नहीं भी है तो भी कहेंगे लो आप मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है ना। अच्छा उसकी लिमिट ले रखी है, आप तो सारे इंश्योरेंस लो, इससे ज्यादा मिलेगा नहीं, तो लिमिट भी। बट पॉइंट ये है कि कर क्या कोई, मतलब व्हाट इज द बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल है पैसे सबसे लो, पे आउट कम को करना, उसका भी पूरा प्रोसेस होता है। और जिस दिन सारे लोग मर जाएंगे तो उस दिन इंश्योरेंस वाला भी मर जाए, चलो मांगने किससे जाओगे। बोले जी हम भी मर चुके हैं, कोई ऑफिस नहीं हमारा, डिजास्टर हो गया। और इवन सर जब आप और आप ये नहीं कह सकते सर मैं इतने सालों से दे रहा हूँ, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। सर वो तो प्रोटेक्शन है ना। आप बीमार तो पड़ो, अच्छा हुआ आप बीमार नहीं पड़े। आप बीमार तो पड़ो सर, अच्छा हुआ आपकी गाड़ी में वारंटी फेलियर नहीं हुआ, और ये सब कैलकुलेटेड है, 1% ज्यादा पे आउट नहीं है। कह सर 10 साल की वारंटी दो, पैसे दे रहा हूँ, 2-2 हज़ार ले लो, मना कर देगा, सारे पार्ट चेंज होंगे। लाइफ है ना चीज की, तो कैलकुलेशन है सर, एवरीथिंग इंजीनियरिंग कैलकुलेशन। बिजनेस मॉडल है। डाबर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे काम किया है। एफएमसीजी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डाबर के पास गया होगा, च्यवनप्राश जो है ना, यही फॉर्मुलेशन रहेगा, च्यवनप्राश बिकता रहेगा। एक प्रोडक्ट से कितनी सेल है आपको पता, सिंगल प्रोडक्ट से, ऐसे पूरी फैक्ट्री नहीं, हर प्रोडक्ट का रेवेन्यू काउंट करते हैं। जैसे च्यवनप्राश लॉन्च किया, कुछ और लॉन्च किया, हनी लॉन्च कर दिया, तो एक च्यवनप्राश अकेले से कितना, उसका लाइन भी अलग बना रखा, कितना होगा 2,500 पूरी फैक्ट, मतलब अपने आप में बिजनेस है। तो क्या च्यवनप्राश का यही रहेगा फॉर्मुलेशन, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होना। तो अगर मुझे अब प्रोजेक्ट लेना, कहाँ लेना पड़ेगा, मेरा प्रॉब्लम क्या है, पैकिंग खराब हो जाती है, पैकिंग लीक हो जाती है। अगर लीक हो जाएगी ना, और कितनी प्रॉब्लम, 7% ऑफ द सेल्स वैल्यू इन द पैकिंग। और इसमें फूड में पता है क्या, जैसे अगर पूरे डब्बे में एक खराब हो गया ना, लीक हो गया, तो सारा डब्बा फेंकना है, ये नहीं कि सर हमने रीवर्क कर दिया दोबारा अंदर। ये एफसीए है ना, फूड मतलब कुछ रेगुलेशंस हैं, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है आप ये कि आपने रीवर्क कर दिया, हाँ बाकी बेच दिया, वो किसी मिक्स हो गया होगा, उसमें कोई इन्फेक्शन, मतलब इट इज नॉट अलाउड, स्क्रैप। तो 7% ऑफ द सेल्स वैल्यू कितनी बड़ी बात होगी। मैं कह रहा हूँ 7 का अगर 2% भी इसमें बचा लिया,
पैकिंग का प्रोजेक्ट ले लिया, इन्वेंटरी पैकिंग स्टैकिंग 50 करोड़ हो गए। 50 करोड़ प्रोजेक्ट ले लिया, दे देते। देखो आपको हिट करना आना चाहिए। प्रोजेक्ट्स की बात नहीं, 4-5 प्रोजेक्ट लेते हैं हम एक कंपनी में जनरली। ये मैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जरूर नहीं आपको ऐसा करना है। आई एम सेइंग कि सिक्स सिग्मा का मतलब क्या होता है। अभी तो लर्निंग के लिए आप कोई प्रोजेक्ट कर लो, the impact may not be that important, but point ये है कि सिक्स सिग्मा बिजनेस मॉडल को देख के वहां अप्लाई होता है। ये नहीं सिक्स सिग्मा कहाँ अप्लाई हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। ऑटोमोटिव को क्या चाहिए, 0 पीपीएम, 0 ब्रेकडाउन, 0 ऑटोमोटिव का मॉडल दिया है ना, इसलिए हम तो वहां तो सिंपल प्रोजेक्ट उठा ही लेते हैं। ऑटोमोटिव कंपनी मालूम लीड टाइम, ब्रेकडाउन सारे जीरो हमें 7 जीरो है उनके पास। 0 ब्रेकडाउन, 0 डिफेक्ट, 0 इन्वेंटरी, 0 लीड टाइम, राइट, 0 कस्टमर कंप्लेंट, 0 फील्ड फेलियर, ऐसे 0 की लिस्ट बनी हुई है। इसमें कहीं ना कहीं उनका मॉडल फंसा होगा। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो आजकल वन ऑफ द पैरामीटर्स। तो व्हाट इज द इंटेंट? Intent is to understand the business model before An starting. attack where the business parameter is important. कोई भी एरिया, कोई भी एरिया। अब आई गॉन टू बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग थोड़ी ना हमने काम किया। बैंकिंग वाले बोला कि करना क्या है, बिजनेस मॉडल बताओ। अच्छा, कई जगह बिजनेस मॉडल ऑलरेडी नोन होते हैं, पूछने नहीं पड़ते, वो बिजनेस अवार्डेड होते हैं। तो बिजनेस अवार्ड क्यों लेते हैं? क्योंकि बिजनेस मॉडल डिफाइंड होता है उसका, पूछना नहीं पड़ता, हमें ढूंढने पड़ते हैं। बिजनेस मॉडल डिफाइन ही नहीं है लोगों के। आईएसओ ले रखा है सिस्टम, बिजनेस मॉडल नहीं बना रखा, क्या पैरामीटर्स हैं क्या, वो फिर हमें असेसमेंट करना पड़ता है। कई कंपनी बिजनेस अवार्ड के लिए जाती है, वो बिजनेस मॉडल अपना एग्जिबिट करती है। ये जो है ना मैल्कम बॉर्डरेज अवार्ड, ये सब बिजनेस मॉडल अवार्ड है। बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, आपका एक बिजनेस मॉडल है, दिस इज हाउ यू वर्क। अब बिजनेस मॉडल में सिर्फ सेल एंड प्रॉफिट नहीं होता, और बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर सिर्फ पैसा कमाना ही बिजनेस मॉडल होता, दाऊद इब्राहिम को भी मिलना चाहिए। यार जिसका पैसा ज्यादा दे दो ना, क्या दिक्कत है? बिजनेस अवार्ड दो ना, जिसका पैसा ज्यादा कमा रहा है, प्रॉफिट के बेसिस पे दो ना। हाँ, अब तक उसका मॉडल है, पैसे तो कमा रहा है। या कुछ और भी पैरामीटर होंगे ना, एथिक्स होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, डूइंग ऑफ बिजनेस। सर एक पैरामीटर थोड़ी ना होगा कि वह पैसे ज्यादा कमा रहा है। तो चावड़ी बाजार में छोटी सी शॉप में बैठ के लोग करोड़ों कमा रहे हैं, जो फैक्ट्री में भी नहीं कमा रहे, पर उनको अवार्ड नहीं मिल सकता। Because type of working, type of satisfaction, type of culture, employee satisfaction, बहुत सारे पैरामीटर हैं। बैंकिंग का बता देता। हाँ, बैंकिंग आता हूँ। अभी एरिक्सन में हमने काम किया। एरिक्सन मैन्युफैक्चरिंग में जयपुर में प्लांट है। एरिक्सन कंपनी तो मैन्युफैक्चरिंग, क्या मोबाइल, हाँ मोबाइल वाली। हाँ, एरिक्सन मोबाइल भी बनाता है, एक्सचेंज भी बनाता है, पीसी, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं। तो उसके ग्लोबल प्लांट है, वर्ल्ड वाइड प्लांट है। इंडिया में भी प्लांट है, जयपुर में एक, वो होटल के साथ ही है, जयपुर हाईवे। तो एरिक्सन का मॉडल सुनो क्या है? मुझसे लड़ाई कर रहा हूँ। नहीं, एक और चीज है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं, सारे जो कोर्स चलेगा ना, आप बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें इट इज नॉट ओनली टेक्निकल बिहेवियर, लीडर, सब कुछ घुस जाएगा। क्यों घुसेगा आप हैरान हो। हाँ, बिकॉज ऐसा नहीं है। अब देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉलेजेबल? नॉलेज विल चेंज योर वर्च्यू, बिहेवियर चेंज कर देगा ताकि आप उस हिसाब से एक्ट करो। नॉलेज एरोगेंस के लिए नहीं है। एक और चीज समझने की जरूरत है, सपोज यू बिकम मोर नॉलेजेबल। देखो, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ 6 महीने में आपको लगेगा कि बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं आता, ठीक है ना, पर इसका मतलब ये नहीं है आप सबसे आगे बढ़ने लग जाओ। बी हम्बल, ठीक है, नहीं आता वो डिस्कशन कर, आपको तो पता है ना। मैं जाता हूँ 10 प्लांट हेड कुछ अपनी स्टोरी सुना रहा था, सुन लेते, फिर हम उसको धीरे धीरे बताते, बट हम कभी झगड़ा नहीं कर लेते। बिकॉज अभी एक कंपनी में क्या हुआ, सॉरी, इन वन ऑफ द बैच एक आदमी अब ट्रेंड हो गया, वो 6 सिग्मा, अब वो इंटरव्यू देने लगे, फेल हो गया।
वहां झगड़ा हो गया उसका, एसपीसी पूछा, उसने पूरा ढंग वाला बता दिया, उसको पता नहीं था। अच्छा रिक्रूट किसको करना है, उसको करना है। अब वो उसको लग रहा है मेरे से ज्यादा ज्यादा वो स्मार्ट बन रहा है, तो इसको तो मेरे को लेना नहीं है। तो वो कह रहा है कि सर उस कंपनी में तो एसपीसी खराब है। मैं कहा ठीक तो तब कराओगे ना, पहले जाओगे इंटरव्यू में ठीक करा लोगे। सर आप देखो, आपको पर्पस सपोज आई एम नॉलेजेबल, मैं वो आंसर दूंगा जो उस सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट है, टेक्निकली करेक्ट आंसर की बात नहीं है। पहले मैं रिक्रूट हो जाऊं फिर मैं ठीक कराऊंगा। तो जो उसको आंसर उसको सुनना है उसकी नॉलेज के हिसाब से आंसर करो ना, अपनी नॉलेज के हिसाब से आंसर क्यों कर रहे हो, वरना यू विल नॉट बी रिक्रूटेड। सर उसने अपना क्राइटेरिया बना रहा है कि ये आंसर देगा तो करेक्ट मान लेगा, खराब है, मुझे दोनों पता है और मुझे पता है इसको सुनना ही वाला आंसर है, और धीरे धीरे इसको समझाऊंगा कि ये आंसर ठीक नहीं है, और वो बताऊंगा नहीं, वो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा विद एक्शन। यार इससे तो काम चला है। 6 महीने लग जाते हैं कल्चर को चेंज कराने में। हम वर्ड से नहीं चेंज कराते। कर लो बैठ के बहस, इट इज एन एयर, आप कुछ बोल रहे हैं मैं कुछ बोले, इससे क्या निकलेगा। काम कर लेते हैं सर, कुछ करके देख लेते हैं, अगर आपको लगता है वैसे रिजल्ट आ रहा है तो दिखा दो। प्रॉब्लम है ना। अब एसपीसी बहस हो गई कि एसपीसी ऐसा होता है, अभी आया टॉपिक बहुत सारे ऐसे। तो आई टोल्ड हिम कि सर जहां एसपीसी चल रहा है वहां जीरो डिफेक्ट आ रहा है, प्रिवेंशन हो रहा है नहीं, क्यों नहीं हो रहा? आप बताओ क्या वीकनेस है, क्या लैकुना आपको, वी विल डिस्कस। एक कंपनी हम गए, हमारे ब्रोशर में लिखा था डीओई की भी हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं। वो जीडीएनटी के लिए बुलाया था उसने, ज्योमेट्री डायमेंशन एंड टॉलरेंस, एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो 2 दिन का डिस्कशन हुआ, उसने गलती से पढ़ लिया, कैसा इसको भूलो, पहले बताओ ये कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हो आप? मैंने डिजाइन एक्सपेरिमेंट, फिर एक्सपेरिमेंट्स की भी ट्रेनिंग देते हैं। हाँ कैसा हो, तो कभी सक्सेसफुल होते ही नहीं है। अब उसका एक्सपीरियंस होगा भाई, यहाँ तो हर 6 सिग्मा प्रोजेक्ट में अगर बिना डीओई के तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा वैलिडेशन। तो वहां तो 500 डीओई कर रखी है, 100 सबका सक्सेसफुल है। अब मैं उससे झगड़ा होने, सर आपको क्या पता है कितनी करी आपने, ऐसे थोड़ी ना हमने डिस्कशन किया ना। हो सकता है सर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, लेकिन सर आई टेल यू वन थिंग, वी हैव डन सो मेनी डीओई, मोस्ट ऑफ द आर सक्सेसफुल। सो उसका एक मेथोडोलॉजी है जहां फेल होते हैं, सो दे हैव आइडेंटिफाइड दोस रिसर्च क्या है। वी कैन डिस्कस कि फेलियर क्यों होता है, डीओई फेल हो जाता है, बट इसके लॉजिक वैसे क्या रीजन हो सकता है, बात कर लेते हैं। सो डिस्कशन किया, बट हमें ये बोला नहीं है, तेरे को कुछ नहीं पता। मुझे पता है वो गलत बोल रहा है, डीओई अगर फेल होगा तो अब हमें करना नहीं आता होगा। हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है यहाँ सारे सक्सेसफुल है, तो अच्छा लोग अपने एक्सपीरियंस ही चलेंगे जो उसका। If you have bad experience, you will go by the bad experience. If I have a successful experience, I will go by successful experience. These two will not match. So there will always be a conflict. But आपको conflict भी resolve करना आना चाहिए। तो हम यहाँ learning क्या कहते हैं, वो झगड़ा करने के लिए नहीं कर रहे, और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे लेट इट रीच टू दैट, और धीरे धीरे टाइम लगता है। It has happened many times. तो ये होगा सर। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो ये बहुत कम है, अभी झगड़े और बढ़ेंगे। अभी तो हमने एंटर करा है सर, ये 5 दिन इसीलिए हैं, I 100% एग्री, 5 दिन इसी के लिए, और ये होने वाला है, ठीक है। So I am coming to that. So what is the business model problem, right? So business model हम understand करते हैं और फिर हम उसको difference पे apply करते हैं। Is it okay? और हर एक क्रेडिट कार्ड का अलग बिजनेस मॉडल है, इंडस्ट्री का अलग है, ऑटोमोटिव का अपना बिजनेस मॉडल है, एंड सो ऑन। अब जैसे हम कैटलिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट मैन्युफैक्चर, ये ना कार के अंदर लगते हैं एग्जॉस्ट, इट कन्वर्ट टॉक्सिक गैस इनटू नॉन टॉक्सिक गैसेस, कैटलिस्ट कन्वर्टर है। और कैटलिस्ट में तो होता है जो खुद कंज्यूम नहीं होता है, कैटलिस्ट का भी चेंज कराते हैं, ये खुद कंज्यूम नहीं होगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ना, ऐसा सुना है कैटलिस्ट केमिस्ट्री में, ये लैंग्वेज है। ये खुद कंज्यूम नहीं होता ना, इसका कोई लेना देना ना, ये पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन, बट इसके बगैर कन्वर्जन नहीं होता, इसकी प्रेजेंस में सारे काम होते हैं, इसलिए ये कभी खत्म नहीं होता, कंज्यूम ही नहीं होना। लेकिन अगर कैटलिस्ट ना हो, वो मेटल्स ना हो, तो ये रिएक्शन है।
तो टॉक्सिक टू नॉन टॉक्सिक कन्वर्जन करता है, लेकिन ये कन्वर्जन करने के लिए इसमें डालना पता क्या पड़ता है? PGM ग्रुप ऑफ मेटल और इसको प्रीशियस ग्रुप ऑफ मेटल। व्हाट आर प्रीशियस ग्रुप ऑफ मेटल्स? प्लैटिनम, रोडियम, सिल्वर, गोल्ड। मतलब प्लैटिनम एक्सपेंसिव देन गोल्ड, पता है? प्लैटिनम जो है ना Pd, ये गोल्ड और सिल्वर से एक्सपेंसिव है। ये भी डाला सकता है, रोडियम भी है और प्लैटिनम, Pd है। तो एक प्रीशियस ग्रुप है, मतलब महंगे वाले मेटल का एक ग्रुप है, वो सब डलता है इसमें, तब जाके गैस हमें अच्छी मिलती है, कन्वर्जन होके क्लीन एयर मिलती है। अब इस प्रोसेस में मेन तो यही है प्रोसेस। अगर पीजीएम ज्यादा गिर गया, कम गिर गया, तो खत्म आपका प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों सर? सर मिलीग्राम, यू अंडरस्टैंड ना, गोल्ड की क्या वैल्यू है, प्लैटिनम छोड़ दो। तो यहाँ तो सारा क्या है, वो पीजीएम डोजिंग इज द मेन प्रोसेस। क्यों सर? बाकी तो कैल्सिनेशन, तो वो हमने क्रिटिकल प्रोसेस होता है, उसी की कैपेबिलिटी, उसी का एनालिसिस। रिजेक्शंस, क्यों सर? रिजेक्ट्स ड्यू टू लूजिंग वेट। देखो वेट ज्यादा गिर गया तो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो और अच्छा फंक्शन करेगा, यूरो 9 बन जाएगा, यूरो 6 की। सर कैटलिस्ट पता क्या है, ये हम लोग ई व्हीकल में जा रहे हैं, ऐसा नहीं हम और पोल्यूशन नॉर्म कम नहीं कर सकते। यूरो 4, यूरो 6, यूरो 9 हम आगे तक जा सकते हैं। उतना ही ये वैसे वाला केस है क्वालिटी में, जितना गोल्ड डालोगे उतना मीठा होगा, जितना प्लैटिनम रोडियम उसके फॉर्मेशन चेंज करते जाओगे उतना वो गैस कन्वर्जन करता है। पर सर एट ए कॉस्ट ना, एग्जॉस्ट 30% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट तक पहुंचे एग्जॉस्ट टेक्नोलॉजी। 30%? हाँ, सारी टेक्नोलॉजी तो गैस कन्वर्जन की आ रही है। 30% ऑफ टोटल व्हीकल कॉस्ट। इतना मैं कैसे आगे काम करूं? मैं आफ्टर मीटिंग ऑल दी नॉर्म्स, उसके अंदर कैटलिस्ट लगा हुआ, उसके अंदर फिर कैनिंग है, पाइप्स है, मतलब पूरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, सिस्टम की बात कर रहा हूं, नॉट एज कंफर्ट, कंप्लीट सिस्टम। कंप्लीट सिस्टम। तो मुझे फाइनली ई व्हीकल पे जाना ही पड़ेगा ना। इतने पूरा सिर्फ एग्जॉस्ट सिस्टम है, इतना ये व्हीकल आने लग जाएगा। हाँ एग्जॉस्ट, सो एग्जॉस्ट सिस्टम की कॉस्ट मुझे कम करनी पड़ेगी ओवर ए टाइम। तो यहाँ पे मुझे इस पे काम करना है, कैटलिस्ट पे। क्यों सर? लूजिंग वेट। So ultimately what I am saying, मेरे पास दो बेसिक इंडिकेटर हैं, टॉप लेवल इंडिकेटर। कौन से हैं? एक तो फाइनेंशियल इंडिकेटर और एक कस्टमर इंडिकेटर। उस पे बिजनेस मॉडल डिपेंड, और ये दोनों बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे बिजनेस। फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या हो गया? प्रॉफिट, सेल्स, आरओआई, सेविंग, जो अभी बात कर रहे थे, राइट। और कस्टमर इंडिकेटर क्या है? शेयर ऑफ बिजनेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, मार्केट शेयर ऑफ बिजनेस, फील्ड रिटर्न्स, कस्टमर फीडबैक, कंसर्न्स, ये सब कस्टमर रिलेटेड चीजें। और ये क्या है? फाइनेंशियल, प्रॉफिट, सेल्स, कॉस्ट सेविंग, आरओआई, ये सब इसके अंदर आता है। सो अगर आपने कोई सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट लिया है, तो या तो इधर इम्पैक्ट करेगा, इधर इम्पैक्ट करेगा। ना तो उसका कोई फाइनेंशियल इंडिकेटर से मतलब है, ना उसका कस्टमर से संबंध है, तो काइजन हो सकता है, स्मॉल चेंज हो सकता है, उसको सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट नहीं होता। सिंपल है। लियस का फाइनल कंक्लूजन क्या सर? अरे बॉटल उठा के मैंने यहां से यहां रख दी, कप उठा के, ये भी इंप्रूवमेंट है। वैसे इसका कोई बैलेंस शीट में इतना रिफ्लेक्शन नहीं आया ना, कस्टमर से कोई लेना देना, बट ऑल इंप्रूवमेंट्स आर इंप्रूव। बिजनेस इंपैक्ट। अब आपको ये नोट डाउन करना है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या जिनका फाइनेंशियल अच्छा चल रहा है बट कस्टमर इंडिकेटर खराब है, या ये ठीक होगा तो ये ठीक होगा ही होगा, या फाइनेंशियली ठीक नहीं है, कस्टमर इज हेल्दी सेटिस्फाइड, दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं, ये तो डिजायर्ड हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी है, चार ऑप्शन या नहीं है? एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे, या अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो फाइनेंशियली भी कंपनी अच्छी करेगी, या फाइनेंशियली अच्छी करे तो कस्टमर हैप्पी होगा ही होगा। क्या जरूरी नहीं है? क्या जरूरी नहीं है? अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो सकती है, और रिवर्स भी कर,
financial condition which is your customer satisfaction. अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल ढूंढने हैं। कोई केस है मतलब बिजनेस सिनेरियो, बिजनेस मॉडल। सस्ता आइटम है, लोग बहुत खरीद रहे हैं, उसकी फाइनेंस अच्छी होगी, बट वो पीरियड ऑफ टाइम वो डैमेज हो जाता है। कुछ है ना ऐसे हम मतलब हाँ बता दो कोई, मतलब जस्ट टेक ए जैसे डिस्कशन एंड डिबेट किया। जैसे पेन है, दिस इज अ पेन, ये 10 रुपए का पेन है, ये पेन आम आदमी यूज करता है, तो कंपनी जो इसको बना रही होगी उसकी फाइनेंस शीट अच्छी होगी क्योंकि बहुत बल्क में, बट इसकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। इसका ये कभी ढीला हो जाता है, रबर फट जाता है, रबर बढ़ जाता है, मतलब मींस पेपर सेटिस्फैक्शन नहीं आता। एक पार्कर का पेन है, 400 रुपए का पेन आता है, क्वालिटी वाइज A1 है, बट उसे हर कोई खरीद नहीं सकता। हो सकता है उसकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो वीक, क्योंकि इंडिया में पार्कर इतना फेमस नहीं है, कुछ लोग खरीदते हैं। जब फोर्ड गाड़ी से लोग कस्टमर सेटिस्फाइड थे, वो तो अच्छा ब्रांड है। फोर्ड तो बहुत बड़ा ब्रांड है, मेरे साथ इंडिया में तो नहीं। सर्विस ये फोर्ड इक्वल्स फोर्ड वो तो लोग गाड़ी की परफॉर्मेंस को किसी का मेंटेनेंस भी तो बहुत है, सर्विस भी तो बहुत है। कुछ खराब हो गया तो आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलती, पार्ट्स अवेलेबिलिटी, सर्विस सेंटर अवेलेबल उसका कस्टमर फीडबैक भी खराब था, फाइनेंस ऑटोमेटिकली खराब हो गई। अभी वाइंड अप करो बस खत्म। सर ये दो इंडिकेटर मेजर पार्ट है डिस्कशन के, आप ध्यान से सोचो बिजनेस मॉडल में। दूसरा ये कहते हैं डेवो मोटर्स थी, कस्टमर हाईली सेटिस्फाइड, लेकिन उसका फाइनेंस कंडीशन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी, घर चलेगी। सर मैंने परसों एक वो शीट देखी थी, रिलायबिलिटी में यूएस में आज भी डेवलपमेंट इंडिया में भी थी हाईली सेटिस्फाइड, बट highly सर satisfied. पैसे भी तो होने चाहिए चलाने के लिए फैक्ट्री। सर कई लोग क्या होता है, कस्टमर बहुत खुश करते हैं, 0 डिफेक्ट 0 पीपीएम, रात में चला रहे हैं, शिफ्ट चला रहे हैं, रीवर्क कर रहे हैं, एयर फ्रेट से भेज रहे हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो खत्म हो जाएगी, कस्टमर तो खुश ही रहेगा। दोनों का केस है ये एस्कोर्ट ये केस हो सकता है ना सर? या एस्कोर्ट ले लो सर, एस्कोर्ट्स के जो ट्रैक्टर्स है, बाकी ट्रैक्टर मार्केट में कंपेयर करोगे तो उसकी क्वालिटी में इतना दम नहीं है, लेकिन वो बहुत बिकता है क्योंकि सस्ता है, और उसकी फाइनेंस स्टेटमेंट क्या, एस्कोर्ट हमेशा लॉस में रही है, तो फिर भी उसकी देखा जाए तो उसकी फाइनेंस, महिंद्रा ले लो सर, महिंद्रा जायंट है ट्रैक्टर्स में, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स उसके दिखते हैं। आप महिंद्रा का ट्रैक्टर खड़ा करो और जॉन डियर या कोटा का ट्रैक्टर खड़ा करो, आपको देखने से पता चल जाएगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जहां पे आता है कि वहां पे जॉन डियर और कोटा की, जॉन डियर हायर लेवल पे, हां जॉन डियर इज अ क्वालिटी जायंट, तो चाहता है कस्टमर जॉन डियर को खरीदना, और खरीदता है महिंद्रा का। मींस कस्टमर सही बोल रहे हैं, जॉन डियर का उतना वॉल्यूम प्रॉफिट ना आ रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो जॉन डियर इंडिया में, क्या नहीं कर रहा हो, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, राइट? सो आई एम सेइंग कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अब रेलवे देख लो, रेलवेज का लालू यादव के टाइम पे पता कितना प्रॉफिट था? कितना था, कोई अंदाजा है? ऐसे कोई वैल्यू बोलो, करोड़ में बोलो, 1000 करोड़ नेट प्रॉफिट की बात करो, ये कह रहे सेल टर्नओवर नहीं, 1000 करोड़ नेट प्रॉफिट। एनी अदर फिगर्स आंसर करो। 2000 बोली लगानी है, क्या करूं? ठीक को लगा है, जेल में तो पढ़ाई है, जेल में नहीं होता, तो देखते बहुत डिफरेंट उसके लिए, मैं रेलवे की बात कर रहा हूं। तो पता है कितना प्रॉफिट उसने जब पार्लियामेंट में पेश किया था? 90,000 करोड़। उस समय रिलायंस के दोनों भाई मिला के उनकी टर्नओवर 1,60,000 करोड़, दोनों ब्रदर का टर्नओवर मिला के टर्नओवर, ये नेट प्रॉफिट की बात करो। तो वहां पे इसकी बहुत वो हुई कि यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, 30,000 करोड़ का घपला है, 3,000 करोड़ एक्स्ट्रा, ये वो सब ना घपले की बात। तो उसने पता क्या बोला लालू यादव, माइनस कर दो 60,000 करोड़। कम थोड़ी ना 60,000 करोड़, तो क्या माइनस कर लो 30,000 करोड़, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। 60,000 करोड़ प्रॉफिट, वर्ल्ड क्लास प्रॉफिट, इतने कंपनी किसी का प्रॉफिट नहीं है वर्ल्ड में, किसी का नहीं, ठीक है? हुआ था। लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन से क्या हुआ? रेलवे की बुरी हालत थी, वो सब। तो ये सिर्फ ऐसा कि वो
क्या कहते हैं ना, वो ये वाली ट्रेन चला दो, उसके ऊपर 40% एक्स्ट्रा लोड डाल दो, बोलते हैं ना कौन सी ट्रेन चलती है, गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन डबल इंजन, डबल इंजन लगा दो, ये कर दो, जिस बंदे का फुल फेयर लो यहाँ से वहां तक, और उसी समय ये तत्काल का लगा दो, ये तीन बर्थ जो शुरू हाँ हुए 3 बार कर दो। मतलब आप मानोगे नहीं, कितने आईएएस ऑफिसर बुलाए, बोला इतना पैसा चाहिए, सोच के आओ कैसे कर, हमें नहीं वो वाली स्कीम ले आए, क्रीम है वो ले आए, ये करो पैसा आ जाएगा, बट सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर कॉम्प्रोमाइज था। सो ऐसा कोई गारंटी नहीं कि फाइनेंशियली डूइंग वेल कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, ऐसा कोई रूल नहीं है। उस टाइम घोटाले भी बहुत हुए थे हैं? घोटाले भी बहुत कर रहे थे उस समय तो घोटाला ही होता है ना कि आप पैसा खूब कमा रहे हो बट आउटपुट तो सर्विस तो आनी नहीं। और ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं कि अच्छा पैसा मैंने बोला ना, बिजनेस मॉडल नहीं होता टू अर्न जस्ट प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की हालत तो देखनी है। ऐसे कई मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, उसी का माल खरीदना पड़ेगा। जैसे प्लेंटी वाला था, हाँ? प्लेंटी वाला था। अब मैं आ जाता हूँ, जैसे हम कहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स सिग्मा एंड अदर कस्टमर पॉलिसी में लिखा होता है। आई टेल यू ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। आई गो टू ए शॉप इन ए मार्केट ना सोसाइटी में, वो उसे सामान बोलो नहीं दे रहा, लेना लो झगड़ा कर रहा है, मतलब कुछ को सेटिस्फेक्शन लेना देना नहीं है, क्यों? उसको मालूम है एक ही दुकान है, कर लो वही कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्योरी, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। सप्लायर्स है, ऐसे बहुत सप्लायर्स हैं। उनसे बोलो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं फॉलो करते आप क्वालिटी पॉलिसी पे, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा कई कस्टमर सेटिस्फेक्शन के पीछे पड़े हैं, कंपनी का नुकसान हो जा रहा है, तो जीरो डिफेक्ट देना है, रात भर काम करो, कैसे भी करो, दोबारा रीवर्क करो, एयर फ्रेट से भेज दो, अपना नुकसान करेगा, कस्टमर खुश है, बहुत बढ़िया, जीरो प्रीमियम। तो सब ये दोनों देखने पड़ेंगे, बिजनेस मॉडल ही नहीं वन साइड से आई कैन नॉट फाइनली कंक्लूड। व्हाट डू यू से? फाइनली दो टॉप लेवल इंडिकेटर हैं, आई थिंक यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहे होंगे, फाइनेंशियल एंड कस्टमर। लेट्स हैव अ लुक। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ असल में जस्ट मैं सिर्फ आपको ये स्लाइड देनी एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाटएवर आई एम डिस्कसिंग इट विल बी देयर इन समवेयर इन द मटेरियल, वो आपको मिल जाएगा, है ना? वो एक्चुअली लीव हो गया था सर। ओह सॉरी, अच्छा लीव कर दिया था, सॉरी मैं एडमिट कर, आई एम रियली सॉरी। टॉप लेवल इंडिकेटर्स आ रहा है लिखो, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिकेटर है ना, मतलब फर्स्ट स्टेप पे ये दो चीज दिमाग में रखनी है। बिजनेस मॉडल, बाकी तो बहुत सारे डिस्कशन है कि फाइनली इन दोनों की तरफ जाना चाहिए। अब वो सेग्रीगेशन कम करवा लिया, ना तो कोई कस्टमर को फर्क पड़ा, ना उसका शेयर ऑफ बिजनेस पड़ा, जो एमडी कह रहा था 10,000 रुपए बचे नहीं, ना उसको बैलेंस शीट में नजर आया, वो आपने क्या करना था, दोनों को उसको नजर नहीं आया, उसने क्या बोल दिया होगा, सीधा मुंह पे बोल दिया होगा यार ठीक है काम तो किया बट। सो हम स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस क्या है, सिक्स सिग्मा तो लगा ही देंगे बट बनना कहाँ है दर्द। पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग वाइज होना चाहिए, हम ये क्यों कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और कब बिजनेस के लिए रहे हैं, बिजनेस का इम्पैक्ट दो जगह जाना चाहिए, या तो बैलेंस शीट में रेफर हो या कस्टमर का कोई फायदा हो, खुश हो भाई हाँ भाई बहुत बढ़िया काम किया तुमने। अब दोनों को पता नहीं कुछ, कस्टमर इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है, ये बात है। ये मतलब नीडलेस टू से है, अगर मैं बोलूं तो ये गलत हो कहने में अजीब लगा कि इंटरनल। आप ऐसा सोचो ना, पूरी चेन में कंज्यूमर सिर्फ एंड पे है, ग्राहक होता है ना जो, वो एंड एप्लीकेशन में, मारुति इज नॉट कंज्यूमर, मारुति इज नॉट कंज्यूमर, एंड यूजर is the consumer, you agree ना? मारुति is customer, dealer is not end user, customer। तो सर पूरी चेन में सप्लायर कस्टमर ही है, सिर्फ कंज्यूमर एक लास्ट में एंड यूजर ही है। तो एक शॉप में दूसरों को दिया कस्टमर है, कस्टमर ही चल रहा है, तो इसमें कहूंगा इंटरनेशनल कोई लॉजिक ही नहीं है। पूरी सप्लाई चेन में सप्लायर कस्टमर ही चल रहा है, लास्ट में जाके कंज्यूमर होता है। तो मैं कहूंगा इंटरनल कस्टमर नहीं होता, एक्सटर्नल कोई लैंग्वेज ही नहीं, इट हैज नो मीनिंग। अब जैसे वेल्डिंग की बात की है, कैनन ने जो अंदर कैटलिस्ट स्कैन हो गया उसने वेल्डिंग को दिया, अब जो उसने गलती किया वो वेल्डिंग वाला भुगतेगा,
तो इसको नेक्स्ट कस्टमर्स को मानना चाहिए। फिर जो असेंबली लाइन ने गलती की वो कस्टमर पे जाएगी, उसका कस्टमर फिर मारुति की लाइन होगी। कंज्यूमर बैठ के चला रहा वेल्डिंग करनी एंड यूजर, तो एक ही कंज्यूमर है ग्राहक, बाकी सब कस्टमर। तो हम ये नहीं कहेंगे ये कस्टमर है ये कस्टमर नहीं है, पूरी चेन में सप्लायर, उससे पीछे वाला सप्लायर, आगे वाला कस्टमर है। अच्छा वो किसी का कस्टमर है फिर पीछे सप्लायर है, जैसे आपके भी तो सप्लायर होंगे, आप किसी के कस्टमर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। So this is the entire supply chain. That's what we are talking about.